हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपीपीसीएस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और आरओ की जो परीक्षा है ये 1 अगस्त को होनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा होगी, पीसीएस, आरओ, इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियां भी होने वाली हैं, लाइक जीआईसी के लिए भी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी पीसीएस के साथ साथ आरओ और जीआईसी एग्जाम्स के लिए भी। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न हैं वो आपकी शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं जिसमें पेट की परीक्षा होगी, पुलिस भर्ती और एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर रिवीजन के लिए हमारा जो मॉर्निंग सेशन है सुबह 5 बजे, उसको आप लोग जरूर देखा करें। उससे आपको जो है शुरुआत बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कि दिन की शुरुआत आपकी काफ़ी जो है जोरदार और काफ़ी नॉलेजफुल रहेगी। तो सीरीज जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले से ये जो सीरीज़ थी इसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो सीरीज़ थी वो ब्रेक हो गई थी, तो अब इसे फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लगातार वीडियोज़ अब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो बिल्कुल यूपीपीएससी के मॉडर्न पैटर्न पर हैं। तो यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रश्नों का लेवल है वो यूपीएससी के लेवल का नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जो स्टडी करनी है वो काफ़ी डीप स्टडी करनी है। फिलहाल जो प्रश्नों का पैटर्न है वो आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। प्रश्नों को अब थोड़ा सा जो है घुमा के पूछा जाता है। पहले ये होता था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, लेकिन अब जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार से होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या होगा, गेस करिए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर सही है बी। ठीक है, हकीम सूर, पूरा नाम था हकीम खां सूर। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, 18 जून 1576 और अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के अंत में अकबर विजयी रहा था। और मुगल सेना का नेतृत्व किया था किसने, मान सिंह ने और आसफ खान ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके सेनापति स्वयं महाराणा प्रताप जी स्वयं थे। इसके अलावा हकीम खां सूर भी। ठीक है, तो ये दोनों लोग महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फिर कूट होगा और कूट के अनुसार आपको जो है आंसर करना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत है, पहला कथन यहाँ पर सही है। तो विकल्प ए केवल सही होगा। आपको बता दें कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सर इजिया इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर जो विकल्प है कि लेमेस्टर जो थे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है, ये सहायक न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसका जो कथन है केवल कथन 1 सही है। आगे बढ़ते हैं, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। रज़्मनामा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और एक बात और भी कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। रज़्मनामा यानी कि जंग की किताब महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना यानी कि अनुवाद घर शुरू किया था। तो ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि मकतब खाना अकबर ने कब स्टार्ट किया था, तो 1574 में। कहाँ पर, तो फतेहपुर सीकरी में। इसके साथ अकबर ने राज तरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए हिमायत दी थी। और रज़्मनामा की 3 प्रतियां वर्तमान में मौजूद हैं। जो पहली मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी जयपुर के अजायब घर में, वहाँ पर जाइएगा तो जरूर देखिएगा। दूसरा जो है 1599 में तैयार, जो कि वर्तमान समय में विविध संग्रहालय में रखी गई है। और अंतिम जो रज़्मनामा है वो रहीम का है। ठीक है, जो कि 1616 में पूरा हुआ था। रज़्मनामा अपने चित्रों के कारण महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तत्कालीन जो अच्छे चित्रकार थे उनके द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्त युद्ध का नायक
सेंड्रोकोट्स था। सेंड्रोकोट्स का मतलब यहाँ पर चंद्रगुप्त से है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्टिन ने लिखा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सही जवाब क्या होगा, गेस करिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनानियों से मुक्त कराया था। ठीक है, और 320 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, 1936 में। ठीक है, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। तो ये क्वेश्चन कई बार UPPSC और UPSSC में रिपीट हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी। आपको जरवा जनजाति के लोग मिलेंगे कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो एक बात और भी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको जरवा के अलावा जरना जनजाति, औजे, निकोबारी और अंडमानी, साथ ही साथ सेंटलीज जनजातियां भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसके बारे में करेंगे चर्चा आगे। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, तो आपको बता दें कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये जो अभयारण्य है ये बिहार में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नेम है वो है प्लांटेस्टिका गैंगेटिका। ठीक है, और एक डॉल्फिन और मिलती है जो कि सिंधु नदी में मिलती है, तो उसको भी यही नाम दिया गया है, लेकिन लास्ट में इसमें माइनोर जोड़ दिया गया है। तो ये याद रखना, मीठे पानी की डॉल्फिन है ये, और ये इनकी 2 प्रजातियां हैं। ये आपको मिलेंगी भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल में मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी में और सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है इसको सूस भी कहते हैं, सूस। ठीक है, सूस। और एक बात और भी कि केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो इसको अब संरक्षित जीव माना जाता है, हालांकि इसका अवैध शिकार अब भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा इसका कौन सा विकल्प बताइए? सही जवाब होगा इसका 6 अप्रैल। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये पहली बार मनाया गया था वर्ष 2014 में। तो ये भी याद रखना क्यों मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल 1896 को पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। तो इसीलिए 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया में शांति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व खेल दिवस घोषित किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो याद रखना कि 2021 में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी हुआ है ये 2020 का है, जिसमें भारत की रैंक क्या है गेस करिए? 2020 और 2019 दोनों में बताइए। आगे मैं आपको इसका जो व्याख्या है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल डेमोक्रेसी इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है ये क्वेश्चन है, और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, EIU। ठीक है, EIU। तो फ्रेंड्स, 2020 लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें जो भारत है वो 2020 में 53वें स्थान पर है। 2019 में जो भारत की रैंक थी वो थी 51, और इसको जारी किया है किसने? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और जो रिपोर्ट जारी हुई है उसका नाम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ। तो ये डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ ये रिपोर्ट का नाम है जो जारी हुआ है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे। तो ये याद रखना आप। ठीक है, नॉर्वे। और इस सूची में जो आइसलैंड है दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर, कनाडा 5वें स्थान पर। तो ये छोड़ो, याद रखना बस इतना कि नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत की जो रैंक है 2019 में 51 थी, 2020 में 2 अंक नीचे आकर 53 हो गई है। और जो रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे हम लगातार आपके लिए ऐसे ही शानदार प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
और एक बात और भी कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, मैं बार बार कर रहा हूँ, वहाँ पर जुड़ने से आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और साथ साथ लगातार कल से आपको जो है शाम को लगभग 5 बजे ये टेस्ट सीरीज मिला करेगी, तो इसको जो है बिल्कुल आप लोग मिस मत करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।